नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट का दिल की अतल गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया, जिसकी वजह से आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 10 लाख की फैमिली हो चुकी है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी की वजह एग्जाम तो 6 फेजेस के कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो 7 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उस दिन वीडियो नहीं डाला था, मिस हो गई थी। तो इस वीडियो में 7 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 सवाल एग्जैक्ट हूबहू सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकंड शिफ्ट के वीडियो जो क्वेश्चन है वो सेंड किए थे टेलीग्राम पर। तो चलिए सवाल कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम जो पेंडिंग है, या फिर सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर है, या अन्य किसी भी सेंट्रल या स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर्स स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। 100 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपके एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी से एनरोल कर सकते हो। सारे मॉक टेस्ट यानी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, रेलवे के जो भी एग्जाम, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए टीटीजी के कूपन कोड देखिएगा। पहला सवाल है इस शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, जो 7 मार्च की है। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवन सांस है? यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ ए नेशन है। तो ये स्टेटमेंट है सर अरबिंदो घोष का। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो एक राष्ट्र की जीवन सांस होती है। अगला सवाल देखिएगा, एनआईसी के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो एनआईसी के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था उसका नाम है ई ग्रंथालय। कौन सा प्लेटफॉर्म? ई ग्रंथालय हो जाएगा। निम्न में से क्या स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन से कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है? अभिनव भारत था, अनुशीलन समिति, युगांतर समिति, युवा आंदोलन। इनमें से युवा आंदोलन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो अनुशीलन समिति है वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी एक अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संगठन था। और इसमें अनुशीलन समिति में टोटल 3 समितियां थी, और इनमें से जो पहली समिति थी उनका नेतृत्व या फिर वो किसकी थी, तो वो थी प्रमोथा मित्रा की थी। दूसरी समिति का नेतृत्व सरला देवी नामक एक बंगाली महिला के हाथों में था, और तीसरी के नेता थे अरविंद घोष। अनुशीलन समिति की जैसे ही एक युगांतर समिति है, और युगांतर समिति है वो अनुशीलन समिति से ही इसका जन्म हुआ है, जिसके सदस्य थे वरिंद्र कुमार घोष हो जाएगा। एक अभिनव भारत समिति भी है जो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई, जिनका नाम है गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर, इनके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन है। तो ये सभी स्वतंत्रता से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, लेकिन जो युवा आंदोलन है इनमें से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आपको पूछा है, सर्वाधिक होता है ध्रुव पर। इससे पहले बहुत बार एनटीपीसी में आया था कि सबसे कम कहाँ पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम और पोल्स पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट में देखिएगा, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या? तो यहाँ पर आपको पूछा है 38वीं समानांतर रेखा है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 2 भागों में बांटती है। इससे पहले 49वीं समानांतर रेखा से सवाल आ चुका है। तो ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है, वो है 49वीं। उत्तरी अमेरिका और कनाडा को, कोरिया और जो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को, ये 38वीं रेखा है। और बात करूं अलास्का जो यूएसए में है और कनाडा के बीच की सीमा रेखा जिसे बोलता जाता है 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, अलास्का और कनाडा के मध्य। 70वीं समानांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 38वीं और 70वीं है, इसका लगभग हाफ कर दीजिए तो आपकी हो जाएगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है, ये 70वीं है। 24वीं समानांतर रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये कच्छ के पास, गुजरात के पास स्थित है, ये 24वीं है। 31वीं है ईरान और इराक के मध्य। देखिएगा अगला सवाल, लोकपाल का क्या कार्य नहीं है? लोकपाल का कार्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जो उच्च सरकारी पद होते हैं वहाँ पर जो भी व्यक्ति कर्मचारी हैं उनके द्वारा किए जा रहे जो भ्रष्टाचार की शिकायत है या फिर उन पर कार्यवाही करने हेतु लोकपाल पद का सृजन किया गया है। इसके रिगार्डिंग कुछ
यहाँ पर अन्य में फैक्ट बताऊं तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी अधिकारी तथा केंद्र सरकार के सभी अधिकारी शामिल होते हैं। इन सभी की भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए की जा सकती है। इन सभी पर लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित नहीं हो। संसद में कही गई बात या फिर दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या फिर सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके तहत सीबीआई की जांच कराने के भी अधिकार है। लोकपाल को ऐसे लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का भी अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जुड़ा है, उनको निलंबन भी किया जा सकता है लोकपाल के द्वारा। लोकपाल को प्राथमिक जांच के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने का निर्देश देने का अधिकार है। देखिए लोकपाल में यहाँ पर मैं बताऊं क्या दोष है, कमी क्या है, तो न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रथम लोकपाल भारत के पिनाकी चंद्र घोष हैं। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो एच हर्ट्ज के द्वारा रेडियो तरंगों की खोज की गई थी 1880 में। नॉर्वे की संसद का नाम आपको पूछा है तो नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोरटिंग। क्या हो जाएगा, स्टोरटिंग नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम है। अन्य इंपोर्टेंट जो विदेशी जो देश हैं उनकी संसद का क्या नाम है, तो डेनमार्क की संसद का नाम एनटीपीसी में आ चुका है तो ये हो जाएगी फॉकटिंग है डेनमार्क की संसद का नाम। भूटान की क्या है, सोगडू है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली या फिर सीनेट भी है। कोलंबिया और यूएसए की संसद का नाम पार्लियामेंट का कांग्रेस है, भारत की तो है ये संसद। चाइना की है नेशनल पीपल्स असेंबली। जर्मनी की जो संसद है पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है, ये बुंडेस्टैग हो जाएगी। जापान की डाइट है। मलेशिया और मालदीव्स की है वो माजिलिस है। नेपाल की फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल है। रशिया की ड्यूमा एवं फेडरल काउंसिल हो जाएगी। स्पेन की है कॉर्टेस। अफगानिस्तान की है शोरा। ये सभी प्रमुख इंपोर्टेंट जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं उन सभी देशों की संसद का नाम, पार्लियामेंट का नाम। केगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो केगा है कर्नाटक में, 2000 में स्थापित है और इसकी जो क्षमता है वो 880 MW हो जाएगी, मेगावाट हो जाएगी। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये 1993 में स्थापित है, गुजरात में स्थित है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो कल पक्कम बोल रहे तो ये तमिलनाडु में है और 1984 में स्थापना की गई थी। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है उत्तर प्रदेश में। और तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसकी क्षमता सबसे अधिक है वो 2000 मेगावाट की है, वो कुडनकुलम तमिलनाडु में। अगला सवाल, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड में स्थापित हुआ है ये FSI 1981 में। सन 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 में पारित हुआ था, 26 जुलाई 1856 को, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो जाएगा। बात करूं सती प्रथा का अंत किन्होंने किया था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में सती प्रथा के अंत हेतु कानून बनाया गया था। प्रयास था राजा राममोहन राय का। और आपको पूछ रहे दहेज निषेध अधिनियम ये कब पारित हुआ था, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। देखिएगा अगला सवाल, कौन सा DPSP जो नीति निर्देशक तत्व है वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करता है, वो किस आर्टिकल में है, ये नीति निर्देशक तत्व हैं जो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 से पूछा गया है। अनुच्छेद 41 कहता है राज्यों को ये निर्देश देता है आर्टिकल 41 की वह राज्य जो भी हैं अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अंग हानि तथा अयोग्यता अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्य करेगा। राज्य है इन सभी कार्यों के लिए वो कार्य करेगा, ये एक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 41 में। अनुच्छेद 42 जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है आर्टिकल 42 में। 43 में जो कि बहुत बार एग्जाम आता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल 43 का NTPC में आ चुका है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, आर्टिकल 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नीति निर्देशक तत्व है कौन से भाग में, भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है, तो वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 280 के तहत। स्थापना वित्त आयोग की हुई है 1951 में, 22 नवंबर 1951 में। वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 में वर्णित है। आपको पूछ ले 15वें वित्त आयोग यानी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है, 2020 से 25 तक कार्यकाल है। इससे पहले डॉक्टर YV रेड्डी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष एग्जाम में पूछे हुए हैं KC नियोगी हो जाएंगे, 1952 से 57 तक है। ये तो हो गया आपके वित्त आयोग। बाकी वित्त विधेयक का पूछ ले कौन से अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 117 में। धन विधेयक एग्जाम में पूछा हुआ है तो आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट में देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ ODBC। ODBC
ODC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी है इसकी फुल फॉर्म। चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्र बहिर्मंडल में किस नोबल गैस की पहचान की गई है, तो चंद्रयान 2 के द्वारा कौन से नोबल गैस को डिटेक्ट किया गया है चंद्र बहिर्मंडल में, तो आर्गन 40 जो समस्थानिक है आर्गन 40 को डिटेक्ट किया गया है। चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, एम वनिता है, ऋतु कार्दियाल और ये है मिशन डायरेक्टर हैं ऋतु कार्दियाल। रॉकेट है चंद्रयान 2 के लिए GSLV मार्क 3 M1 है। विक्रम लैंडन प्रज्ञान रोवर है, लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। भार जो कंबाइंड टोटल वेट था 3850 किलोग्राम है। एग्जाम एनटीपीसी में ये भी पूछा गया है चंद्रयान 2 में कितने पेलोड्स हैं, तो टोटल 13 पेलोड्स हैं। विच इज़ नॉट ए वर्जन ऑफ, एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन नहीं है, तो ये सब कुछ एंड्रॉइड के वर्जन है। इससे पहले एनटीपीसी में आया था कि कप केक, डोनेट है, इक्लर, फ्रोयो, ये किसके वर्जन है, तो ये एंड्रॉइड के, ये आप देख सकते हो। हनी कॉम्ब है, जिंजर ब्रेड है, आइसक्रीम, सैंडविच, जेलबिन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट है, ये एंड्रॉइड के वर्जन हो जाएंगे। विच यूरोपियन कंट्री बाउंड्री डिड नॉट टचेज अल्पाज माउंटेन रेंज, तो एल्प्स जो माउंटेन श्रेणी है ये कौन से देश से संबंधित नहीं है, अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है, तो पूरी की पूरी ये जो अल्पास माउंटेन रेंज है यूरोप में है, टोटल 8 देशों में फैली हुई है। अल्पाइन कंट्रीज कौन सी हैं जहाँ से ये माउंटेन रेंज टच करती हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया है, ये 8 कंट्रीज हो जाएगी। और अल्पास पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर है माउंट ब्लैंक। अगला सवाल देखिएगा, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास बुक्स के ऑथर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को। किनके मध्य, महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें नेतृत्व अकबर की ओर से कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह प्रथम। अगला सवाल देखिएगा, 2012 का समर ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो 2012 में ओलंपिक हुआ है लंदन, यूके इंग्लैंड में हुआ है लंदन में। इससे पहले 2008 में हुआ था बीजिंग चाइना में। 2016 में 2012 के बाद रियो डी जेनेरियो में, ये सभी समर ओलंपिक है। 2024 में समर ओलंपिक है, पेरिस फ्रांस में होने वाला है। 2020 में कोविड-19 के कारण, 2021 में टोक्यो जापान में, और 2018 का जो विंटर ओलंपिक हुआ था प्योंगचांग साउथ कोरिया में। और नेक्स्ट 2028 में समर ओलंपिक कहाँ पर होंगे, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस में। 2022 के विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना में। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, तिरुमला देवराय ने किस वंश की स्थापना की थी, तो तिरुमला देवराय है वो किस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके अराविडु डायनेस्टी है, इनके संस्थापक माने जाते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य का वंश है अराविडु डायनेस्टी है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है, हरियर राय और बुक्का राय फर्स्ट को 1336 में स्थापना की थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य के जो भी वंश है, टोटल 4 वंश है, वो देख लीजिएगा। संगम डायनेस्टी बहुत बार पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा शासक किस वंश से है, तो तुल्लव डायनेस्टी है, सुल्लव डायनेस्टी है, अरविदु डायनेस्टी है। अगला सवाल देखिएगा, असम का कौन सा लोक नृत्य नहीं है, असम का बिहू ऑप्शन था, काठी था, चोंगली था, तो इनमें से काठी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल का है। बाकी ये सभी असम के बिहू, बिछुआ है, नट पूजा है, बागरुम्बा है, और आपकी काली गोपाल हो गया, नागा डांस हो गया, ये तबल चुंगली है, किस राज्य के लोक नृत्य हैं, असम के। काटी है पश्चिम बंगाल की। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिक्सिक एसिड है, एथिलीन है, ये सभी पादप हार्मोन हैं। पादप हार्मोन हैं। आपको पूछ रहे तने की वर्दी में सहायक हार्मोन कौन सा, तो वो जिब्रेलिन हो जाएगा। कोशिका विभाजन एवं बीज के अंकुरण में साइटोकाइनिन हो जाएगा। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन एथिलीन है, जो कि चौड़ाई वर्दी में सहायक होता है, पौधे की वर्दी को रोकता है। एनटीपीसी में सवाल आया था वर्दी रोधी हार्मोन कौन सा है, तो ये एब्सिसिक एसिड हो जाएगा वर्दी रोधी हार्मोन। और जो ऑक्सिन है वो जड़ की वर्दी को नियंत्रित करता है, पत्तियों के झड़ने और फलों को गिरने पर कंट्रोल करता है। व्हाट इज रेल बंधु, रेल बंधु क्या है, एक पत्रिका है, मैगजीन है। रेल बंधु क्या हो जाएगी, पत्रिका हो जाएगी, जो कि रेलवे के द्वारा पब्लिश की जाती है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है, तो कौन सी शेड्यूल में है राज्यसभा सीटों का आवंटन, अनुसूची 4 में। अनुसूची 1 में राज्य और संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन हो जाएंगे, जो कि राष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनका वेतन का विवरण। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारियों के शपथ और वादे हैं। अनुसूची 4 में क्या है, जो पूछा गया है राज्यसभा सीटों का आवंटन है। 5 में अनुसूचित क्षेत्र है, जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण है। अनुसूचित 6 में क्या है, असम, मेघालय। देखिए राज्यों का पूछा जाता है, अनुसूचित 6 में कौन से राज्य नहीं है, तो ये राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन
शासन का प्रावधान है। अनुसूची 8 में भारत की आधिकारिक भाषाएं हो जाएगी। देखिए, और जो आपके संघ राज्य समवर्ती सूची है ना, ये सभी अनुसूची 7 के अंतर्गत है। अनुसूची 9 में क्या है, भूमि कार्यकाल है, भूमि कर, रेलवे वगैरह है। अनुसूची 10 में क्या हो जाएगा, संसद सदस्य जो भी यहाँ पर दल बदल से संबंधित हैं, ये अनुसूची 10 में। फिर मैं बात करूं यहाँ पर अनुसूची 11 में पंचायती राज के प्रावधान, अनुसूची 12 में नगर निगम के प्रावधान। भूटान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो भूटान की सीमा जो 699 किलोमीटर भारत के राज्यों से टच करती है, उसमें किस राज्य से करती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से ये साझा करती है। बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करने वाले भारत के कौन से राज्य हैं, तो बांग्लादेश के साथ हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा है। नेपाल के साथ कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार से हैं। भारत के राज्य राजस्थान, गुजरात और पंजाब है जो पाकिस्तान के साथ सीमा टच करते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, देखिए एक तो आपको कृत्रिम पूछा है, कृत्रिम का मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित है, एक नेचुरल जो प्राकृतिक होती है। तो मानव की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम और साथ ही फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील है शिव सागर झील, महाराष्ट्र में। देखिए ऑप्शन में कोलेरू भी था, लेकिन कोलेरू कृत्रिम झील न होकर एक प्राकृतिक झील है। वैसे कोलेरू है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील। आपको कृत्रिम पूछा था तो शिव सागर झील हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में कोयना नदी के द्वारा निर्मित ये झील हो जाएगी। और ये पूछ ले आपको भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कृत्रिम झील कौन सी है। मीठे फ्रेश वाटर का यहाँ पर मेंशन न हो तो गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा, जो कि रिहान डैम भी है उत्तर प्रदेश में। सेकेंड जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल जो कृत्रिम झील है वो ढेबर झील, जिसे जयसमंद झील बोला जाता है, जो राजस्थान में है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको पता है लुम्बिनी में हुआ था, एक तो ये हो जाएगा। इनका फिर मोक्ष निधन हुआ था कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में, ये भी संबंधित है। पिता का नाम है सुदोधन, माता माया देवी है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है। गौतम बुद्ध की बात आई तो आपको भगवान महावीर का पता होना चाहिए। उनका जन्म वैशाली में हुआ था। मोक्ष स्थान पावापुरी है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। अन्य नाम वीर है। वर्तमान जो एग्जाम में पूछा गया है भगवान महावीर का अन्य नाम है। फिर बात करूं गुरु नानक का भी आपको पता होना चाहिए कौन सा स्थान संबंधित है। ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, राय भोई की तलवंडी में। और इनका मोक्ष करतारपुर पाकिस्तान में है। सिखों के ये प्रथम गुरु। अगला सवाल देखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल सबसे प्रदूषित शहर, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2020 में शामिल और विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे प्रदूषित शहर है कानपुर। ऑप्शन ए करेक्ट है। मार्ले मिंटो सुधार के समय गवर्नर जनरल हैं कौन है, मिंटो हो जाएंगे। मार्ले मिंटो सुधार के समय गवर्नर जनरल है मिंटो, जो कि रहे थे भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे हैं, ये 1905 से 1910 तक रहे हैं। और कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम को कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर देख लेना। और बाकी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो सेकेंड को। अगला सवाल देखिएगा नासा के द्वारा लॉन्च मार्स रोवर मिशन, जो नासा का मंगल रोवर मिशन 2020 है, उसकी अवधि कितने मार्स ईयर है। मंगल वर्ष पूछा यहाँ पर, मार्स ईयर, न कि जो अर्थ पर ईयर रहते हैं ना वो अलग है, मार्स ईयर अलग है। तो 1 मार्स ईयर अवधि है। अर्थ के अकॉर्डिंग 687 दिन का ये अवधि पीरियड है। लॉन्च हुआ है जो नासा के द्वारा मार्स मिशन लॉन्च हुआ 2020 में, 30 जुलाई 2020 को। रॉकेट है एटलस V541। अगला सवाल ध्यानचंद अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड देख सकते हो बहुत से खिलाड़ियों को अलग अलग स्पोर्ट में दिया गया है। जैसे कि एथलेटिक्स का दिया गया है कुलदीप सिंह भुल्लर को, और एथलेटिक्स का दिया गया है जिंसी फिलिप को, बैडमिंटन का दिया गया है श्री कृष्ण कंदे को, बैडमिंटन का मुरगुंडे को भी दिया गया है, बॉक्सिंग का किसे दिया गया है तो सुश्री एन उषा को दिया गया है। ये सभी अवार्ड है जो ध्यानचंद अवार्ड 2020 दिए गए हैं। और 2020 में जो खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न 5 खिलाड़ियों को मिला। रोहित शर्मा है, मरियप्पन थंगावेलु, ये कौन से स्पोर्ट्स है ये भी आपको पता होना चाहिए। रोहित शर्मा क्रिकेट है, मरियप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक हाई जंपर है, मनिका बत्रा को भी मिला है आपके राजीव गांधी खेल रत्न। जो टेबल टेनिस है, विनेश फोगाट रेसलिंग है, रानी रामपाल, 5 खिलाड़ियों को मिला है। सबसे कम घर्षण किसमें होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर द्रव हो जाएगा। सबसे अधिक है जो स्थिर रहेगी उसमें घर्षण ज़्यादा है। उसके बाद जो यहाँ पर रोलिंग, एक इस टाइप से रोलिंग करती हुई आएगी उसमें नहीं, स्लाइडिंग का हो जाएगा सेकंड, फिर रोलिंग का लास्ट में। ये सबसे कम है आपके फ्लूइड में। सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है, तो सर्वाधिक बाघ हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर है 526, कर्नाटक में 524। भारत में सबसे पहले बुलेट ट्रेन किन के मध्य
चलेगी, चली नहीं है, चलने वाली है। जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट है सबसे पहले मुंबई और अहमदाबाद के मध्य। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत मोटर है, इजी सवाल था। इसके उल्टा जो डायनेमो है, जनरेटर है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, और विद्युत सेल और सोलर सेल ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत सेल क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सोलर सेल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल लिखिएगा, किसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है? ये ऑप्शन थे आपके, एस्फाल्ट था, रेफ्रिजरेटर था, यहाँ से इन दोनों से तो होता है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगला सवाल देखिएगा, कब यूरो को ऑफिशियल करेंसी है वो घोषित किया गया? व्हेन वाज द यूरो ऑफिशियल यूज्ड है? यूरो सबसे पहले जो मुद्रा है कब यूज्ड होने लगी थी? 1999 में लगी थी, और इसके जो कॉइन्स और बैंक नोट जारी हुए थे वो 2002 में हुए थे। अंतिम सवाल, कौन सा टर्म बजट में प्रयुक्त नहीं होता है? इसमें ऑप्शन स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं, 2 ही ऑप्शन मिले हैं। बाकी जिन भी कैंडिडेट का उस दिन एग्जाम था वो कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी कैंडिडेट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी कोशिश की जा रही है कि ऑल शिफ्ट के NTPC में पूछे गए सवाल का वीडियो बना दूं। चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।